आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, इस वक्त महंगाई जो है बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हुई हुई है और तकलीफ दे अमर ये होता है कि जो उम्माले हुकूमत हैं वो वहां तक रीच नहीं करते हैं। किसी जगह जाकर जो है वो कीमतें चेक नहीं की जाती। अवाम महंगाई की इस चक्की में बुरी तरह पिस रही है। इस मौजू पर बात करने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में जहमत दी है सीनियर जर्नलिस्ट और तज्जियाकार अजमल मलिक साहब को। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जाके रुकेगा महंगाई का तूफान? मंसूर भाई, ये तो रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जो हालात हैं, जो हुकूमत की नाअहली है, जिस तरह IMF से सूद के ऊपर ये लोग कर्ज ले रहे हैं और दीगर इदारों से कर्ज ले रहे हैं, तो ये रुकना बहुत मुश्किल है। इसके लिए बहुत सॉलिड किस्म के स्टेप, मजबूत किस्म के स्टेप लेने होंगे जुर्रत के साथ। वो अगर हुकूमत ने लिए तो कुछ कंट्रोल होगा, अदरवाइज़ तो इस वक्त पोजीशन ये है कि सबसे ज़्यादा हमारी मिडिल क्लास पिस रही है। मैं भी मिडिल क्लास से हूँ, आप भी मिडिल क्लास से। अगर हम AC चलाते हैं घर में तो अब्बा गर्म हो जाते हैं, AC ना चलाएं तो फिर कमरा गर्म हो जाता है। ये सूरत हाल, ये सूरत हाल सबके साथ है, हमारी पूरे मुल्क के साथ ये सूरत हाल है। तो इसको तो हमें बदलने के लिए जो है ना, कोई स्टेप लेने होंगे। जो मुझे अभी सच बात बताऊँ नज़र नहीं आ रहा इस गवर्नमेंट में कोई ऐसी इनकी प्लानिंग। सर बिल्कुल आपकी बात सही है, नजर कुछ भी नहीं आ रहा है। मैं तो ये देखें, आप असासे भी बेच रहे हैं, अल्लाह आपका भला करे। नए कर्ज की भी बाज़गश सुनाई दे रही है कोई IMF से। आवाम की हालत बदलेगी, कब बदलेगी, कैसे बदलेगी, कोई फार्मूला कुछ आपके जहन में आता है? कोई बात आप हुकूमत की तरफ पिच करना चाहेंगे? देखिए, पहले तो हम करंट सिचुएशन की बात करें ना, उसके बाद हम इन्हें कोई सजेशन दे सकते हैं। देखिए, करंट सिचुएशन में तो बिल्कुल वो जो लेनिन की बात है ना, कि अगर आपकी रियासत आपको रिहाइश, आपको खाना, आपको तालीम और बाइज़्ज़त ज़िंदगी नहीं दे रही, तो लोग अपनी रियासत से मशकूक हो जाती है, उनकी मोहब्बत मशकूक हो जाती है। आज देख लें, आज हमारा पूरा मुल्क जो है ना बाहर भाग रहा है, हमारे सब बच्चे बाहर भाग रहे हैं, सब हर कोई बाहर जाए। क्यों जा रहा है? इसीलिए जा रहा है ना, अपने वतन से। जाहिर है, कौन किसका दिल चाहता है वतन छोड़ के? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तानी अपने वतन से बहुत प्यार करते हैं, अपनी रियासत से प्यार करते हैं, जमहूरियत से प्यार करते हैं। हमेशा वोट डालने निकलते हैं, वोट डालते हैं, जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। 77 साल गुजर गए जिंदाबाद 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 के नारे लगाते हुए। अवाम की किस्मत जो है कब बदलेगी, वो कोई हवाला, कहीं आपको रोशनी की कोई लकीर नजर आती है, कोई रमक नजर आती है, कोई जुगनू चमकता हुआ आपको दिखाई देता है? मौजूदा हालात में, मौजूदा निज़ाम में कतई नहीं है। देखिए, अभी अब जिस नहज पे आ गए ना, अब ये हम डूब मरने के मकाम पे आ चुके हैं इस वक्त। अब हमें हकायक के ऊपर जो है ना बात करनी होगी, सोचना होगा। जो सिचुएशन इस वक्त हमारे मुल्क की है, जो निज़ाम चल रहा है, इसमें तो कोई किसी किस्म का कोई चांस नहीं। हाँ, एक चांस है, एक, आप जागीरदारी निज़ाम को ख़त्म कर दें इस मुल्क से। सारी जड़ जो है ना फसाद की, वो यही है। पार्लियामेंट में यही लोग आगे बैठ जाते हैं इलेक्टेबल के नाम के ऊपर, यही असम्बली के अंदर आते हैं, यही सारे फंड लेते हैं, यही मुल्क चलाते हैं, अपनी जेलें बनाते हैं। जब तक ये मौजूद हैं, फंड्स यही खाते रहेंगे, आपका मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करेगा। सबसे पहला काम, अगर इस मुल्क के कोई ज़िम्मेदार हैं, कोई समझदार लोग हैं, कोई समझते हैं कि हम इस मुल्क को सुधारें, उनके अंदर कोई जज्बा है, जागीरदारी को सबसे पहले ख़त्म करें। बिल्कुल इसको, इस निज़ाम को ख़त्म करें। और इसके लिए मैं आपको एक और बात बताऊं। देखिए, जागीरदारी के निज़ाम के ख़िलाफ़ सिर्फ हमारा सोशलिस्ट कम्युनिस्ट नहीं है, हमारा इस्लाम भी इसकी इजाज़त नहीं देता। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफी तीनों इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि अगर जागीरदार के पास जो ज़मीन है, देखिए ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, उसके ऊपर वो और उसका ख़ानदान वो जितनी काश कर सकता है वो करे। उसके अलावा ना वो किराए पे दे सकता है, ना ठेके पे दे सकता है, वो लोगों को मुफ्त दे। ये इस्लाम कह रहा है। लेकिन मेरे मुल्ला ने जो है ना उसको
تبدیل کر دیا مطلب بادشاہ. آپ کی گفتگو سے جو میں اندازہ لگا رہا ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جاگیرداری نظام کا خاتمہ کر دیں تو پاکستان جو ہے وہ 4 چاند لگ جائیں گے. مطلب تو میں اس بات کو نہ سمجھوں. آپ دیکھیے جاگیرداری نظام کا خاتمہ کرے گا کون حضرت؟ کون کرے گا؟ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون؟ جاگیرداری نظام کے ہی پروردہ جو ہے پورے سسٹم کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. سر اگر آپ دیکھیے یہ ہونا ہے. آپ کو میں ایک بات بتا دوں, جو حالات نظر آ رہے ہیں نا اس ملک, یہ چیز ہونی ہے. یا تو انقلاب فرانس کی طرح لوگ کریں گے یہ, یا اسٹیبلشمنٹ کے پاس وقت ہے اب بھی یہ اس کو چینج کر دے. ادروائز جب لوگ کریں گے بہت تباہی آئے گی. لوگوں کو کرنے جوگا چھوڑا ہے آپ نے. لوگ دیکھیے لوگوں کو آپ نے کیا کہتے ہیں بجلی کے بلوں کے چکر میں ہی ایسا الجھا دیا ہے کہ وہ اور کچھ سوچتا ہی نہیں ہے. ساحر بھائی جب آپ کو روٹی نہیں ملے گی, آپ کے بچے بھوکے مریں گے, آپ خودکشیاں کریں گے, ایک اسٹیپ آئے گا آپ کہیں گے کہ یار جن کی وجہ سے میں خودکشی کر رہا ہوں ان کو پکڑ لوں. اب وہ آیا ہے, دنیا میں آیا ہے, ایسے نہیں ہے کہ نہیں ہوا ایسا, یہ ہونے جا رہا ہے. جو ہماری اشرافیہ کے پاس اس وقت جو حالات ہے, اب دیکھیں نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں اپنے کپڑے بھیج دوں گا. شہباز شریف صاحب کہ معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے کپڑے بھیج دیں. سر مہنگے بکیں گے. ارے سر میری بات سنیں, مہنگے بکیں گے. یہ کپڑے نہ بیچیں, یہ اور ان کی اشرافیہ اپنی دولت باہر سے لے آئے. کپڑے تو لوگ خود اتار دیں گے, آپ فکر نہ کریں, تھوڑے عرصے کے بعد ان کے کپڑے اتار دیں گے. کپڑے اتارنے کی کیا بات ہے؟ یہ کیا ہوگا؟ یہ دولت پھر دیکھیں سر, اصل میں مسئلہ یہ ہے جذباتی نعروں سے ملک نہیں چلا کرتے, جذباتیت سے ملک نہیں چلا کرتے. اس وقت کی موجودہ سیاسی, موجودہ جمہوری, موجودہ معاشی صورتحال اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ آپ سارے اختلافات بھلا دیں. آپ کون؟ میں تحریک انصاف. آپ کون؟ میں مسلم لیگ. آپ کون؟ میں فلاں. آپ کون؟ میں ایم کیو ایم. آپ کون؟ میں پیپلز پارٹی. نہیں جی, اس وقت آپ کون؟ میں پاکستان. آپ کون؟ میں پاکستان. میں کون؟ میں پاکستان. ابھی پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے کہیں کسی ایک نقطے پر آئیں گے یا نہیں؟ چلے آ گئے ساری پارٹیاں, میں کہہ رہا ہوں بیٹھ گئی, ٹھیک ہے, سب نے طے کر لیا کہ ہمیں معاملات کو ٹھیک کرنے, ساری سیاسی پارٹیاں بیٹھ گئی, اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ بیٹھ گئی, سب لوگ بیٹھ گئے. لیکن یار ملک کی آپ صورتحال تو دیکھیں نا. آپ کا جو ریونیو کلیکشن ہے ٹوٹل وہ 12,900 ارب کے قریب ہے. یار اس میں سے 75% آپ سود کی قسط دے رہے ہیں سر. اب مجھے بتائیں, وہ پنجابی میں کہتے ہیں گنجی نے توڑنا کی تو نچوڑنا کی, یہ کیا ٹھیک کریں گے بیچارے. اس وقت وفاق بہت مشکل میں سر. دیکھیے صوبوں کو پھر بھی کچھ نہ کچھ 8ویں ترمیم کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد مل جاتے ہیں پیسے. 1800 ارب سندھ کو بھی مل رہا ہے, کچھ اور اکٹھا کر کے 3000 ارب ہوتا ہے سندھ کے پاس. ان کے تو پھر بھی معاملات صوبوں کے چلتے ہیں. وفاق کیا کرے گا؟ وفاق کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, بھیک مانگنی پڑتی ہے انہیں دفاع کے لیے بھی, تنخواہوں کے لیے بھی. یہ سچویشن ہے. یہ ہمیں بجٹ کے اندر کہانیاں سناتے ہیں, گھماتے پھراتے ہیں. جو ایکچوئل سچویشن ہے وہ یہ ہے, آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے, مجھے بتائیں آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے ایک حل ہے, ملک کی وسائل سے ملک چلانے کے لیے جو ہے نا ایسے لوگ لاؤ, ایسے ٹیکنوکریٹ, ایسے لوگوں کو لاؤ, ایسے کاریگر, ایسے لوگ لاؤ جو اس ملک کو اس کے وسائل سے چلانے کی اہلیت رکھتے ہوں. ہم اورنگزیب کو پکڑ کے لے آتے, پتہ نہیں کس کو پکڑ کے, باہر سے شوکت ترین کو لے آتے پکڑ کے. یار ہمارے پاس اتنے اسکلڈ لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, ہم کہاں ہیں سر؟ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا, آپ سے کوئی رکن چھوٹ جاتا ہے, غلطی ہو جاتی ہے, آپ سجدہ سہو کرتے ہیں اور جھک جاتے ہیں. اس وقت جو ہے وہ ضرورت اس امر کی ہے بار بار. پاکستان سے بڑھ کر کیا ہے سر؟ میری سمجھ میں نہیں آتا. کہاں کی سیاست, کہاں کی جمہوریت, کہاں کی سیاسی جماعتیں, کہاں کا لیڈر؟ جب پاکستان نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا نا. پاکستان کی سیاسی صورتحال اس امر کی متقاضی ہے کہ آپ جوڑیں. اس وقت جوڑنے کی بات کریں گے تو ساری چیزوں, مطلب آسمانوں سے فرشتے آئیں گے. ساحر بھائی یہ آپ اور میں سوچتے ہیں نا یار, جن کے اثاثے باہر, جن کے کاروبار باہر, جن کا سارا بزنس باہر, یار وہ تھوڑی یہ سوچتے ہیں. وہ تو پاسپورٹ رکھ کے بیٹھے ہیں, جہاں حالات خراب ہو ہم تو بھاگ جائیں گے. وہ یہ سوچتے ہی نہیں ہیں. دیکھیے آپ کی سوچ, میری سوچ, مڈل کلاس کی سوچ, عام عوام کی سوچ الگ ہے. یہ جو اشرافیہ ہے ان کی سوچ الگ ہے, یہ اپروچ ہی الگ ہے. یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے جو ہم پہ مسلط ہے, یقین کرو. چلیں سر اس کو بھی دیکھتے ہیں. ناظرین کرام, یہاں وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے بریک کا.
हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, बात हो रही है महंगाई की और हुकूमत की कारकर्दगी की। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सदर बैंक्वेट हॉल एसोसिएशन शारिक मेमन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। मेमन साहब, जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, जो महंगाई की सूरत हाल है, गरीब आदमी की सूरत हाल है, आप एक बिजनेस रन करते हैं, उसकी आप एसोसिएशन को चला रहे हैं, चीजें देख रहे हैं। एक पाकिस्तानी, एक सिंध के शहरी की हैसियत से, कराची में रहने वाले एक ताजिर की हैसियत से कुछ समझ में आता है कि चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं या वही नारे और वही दावे वहीं के वहीं हैं? वही नारे वहीं के वहीं रहेंगे और ये जिंदगी भर रहेंगे। ये जो भी हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमत पे अपना सारा फुकदान डाल देती है कि जी पुरानी हुकूमत जो है वो ये मसले करके गई थी जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। आप कोई भी दौर उठा लें, नवाज शरीफ आए, फिर सदर साहब आसिफ जरदारी साहब आए, फिर इमरान खान साहब आ गए, फिर ये दोबारा आ गए। आज ये कुछ भी कर लें, ये अपने आप को वो वहीं के वहीं पाएंगे। और ये जो वादे नारे कर करके आते हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, ये कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं शारिक मेमन साहब। ये कह रहे हैं कि जो सियासी जमातें वादे करके आती हैं, बिला तखसीस बात कर रहे हैं, ये किसी एक के ऊपर मुद्दा नहीं लाद रहे। ये कह रहे हैं कि सारी सियासी जमातों ने आवाम को जो है वो इसी तरह घन चक्कर बनाया हुआ है। ये कब निकलेगा ये सारा मामला? कैसे बेहतर होगा? कैसे आवाम जो है इस चक्की के दोनों पार्टों में से बीच से निकालेंगे? हम कैसे निकालेंगे? सर भाई, सबसे पहले तो मैं, चूंकि इनका ताल्लुक शादी हालों से है, मैं उस हवाले से एक बात करूं। मैं कराची में पैदा हूं, मैं देखता हूं मामलात को। देखिए, ये जो शादी हाल्स है ना हमारे, ये हमारा कल्चर है, हमारा कस्टम है। लोग हमारे यहाँ शादियाँ तकरीब इस तरह से करते हैं हालों में। हमारे साथ हुआ क्या है कि देखिए, हमारे इन शादी हालों में ये कोरंगी की तरफ, नासिर जम की तरफ शादी हाल थे, अच्छे चल रहे थे। उन सब का बेड़ा गर्क करके, तोड़ फोड़ करके, रेंजर्स ने अपने शादी हाल जो है अपने इलाकों की तरफ ले गए, उनको आबाद कर रहे हैं। देखिए, जब आप सिविल स्ट्रक्चर को, सिविल सोसाइटी को मूव नहीं करने दोगे, अपने अंदाज में डिस्टर्ब करोगे उसको, तो कभी भी कहीं भी किसी मुल्क के अंदर मामला ठीक नहीं होंगे। देखिए, सबको अलग हो जाना चाहिए। देखिए, जिसका काम है वो करे ना। हम किसी एक को तो स्पेसिफिक करते नहीं है, सब मुजरिम हालात हैं। ये शादी हालों की जो बात हो रही है ना, शादी हालों तो कोई भी नहीं है, किसी एक को आप नोटिफाई नहीं कर सकते। पाकिस्तान की तबाही बर्बादी जितनी भी हुई है उसमें सब शरीक है। जो शारिक मेमन साहब बात कर रहे हैं, जब आप अपने एजेंडे से हट जाएंगे, जब आप अपने मामलात से हट जाएंगे, अपनी मट्टी पे ही चलने का सलीका सीखो। संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल, हर आदमी संगे मरमर पे चलने की ख्वाहिश मत, मतलब कोई एक इदारा वो बताए ना कौन इस वक्त अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। सर देखिए, जिनके पास इख्तियार होता है ना, हम आम लोग हैं, हम सिर्फ बात कर सकते हैं। जिनके पास इख्तियार है ना, उनको सोचना चाहिए कि अब मुल्क इस नहज पे आ गया है, तो अब हम क्या करें। आप में तो सिर्फ बात कर सकते हैं। अब मुल्क इस नहज पे आ गया, यहां बात करते हैं कि अब शारिक साहब, मौजूदा जो निजाम है, जो सिस्टम है, जो महंगाई का बोझ गरीब आदमी पर पड़ गया है, आप समझते हैं कि कोई रास्ता कहीं निकलता है किसी एंगल से? ये कोई भी रास्ता नहीं निकल सकता और मजीद कर्जे लेते रहेंगे और मजीद आम आदमी को दबाते रहेंगे। और मादत के साथ मैं भाई की बात को सेकंड कर दूं पहले, कि कोरंगी के साथ साथ गुलबर्ग में भी कुछ हॉल तोड़े गए हैं 22 के करीब, अभी पिछले तकरीबन 1.5 साल पहले। कोरंगी के साथ भी यही हुआ है। और साथ साथ मैं एक आपको बात वजाहत कर दूं, ये तो शादी हाल की पॉलिसी बनी थी 2017-18 में। इसमें कहा गया था कि जी 2000 गज का प्लॉट हो और 300 फुट कम से कम आगे उसके रोड हो। अगर मैं एक बात कर रहा हूं कि 2000 गज का प्लॉट आजकल इस शहर में मौजूदा हालात में 1000 गज से ऊपर मेरे ख्याल कटिंग कहीं पे भी नहीं है। ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात ये कि चले हम 2000 गज कहीं से ढूंढ भी लेते हैं, मिला भी लेते हैं, तो वो एक इन्वेस्टमेंट बन जाएगी, मेरा ख्याल है कोई लगभग 60-70 करोड़ रुपए की। जी ठीक है जी। अगर 60-70 करोड़ रुपए आज के दौर में आप या मैं लगाते हैं तो उसका रिटर्न कितना होना चाहिए? वो आया कि वो पॉसिबल है कि वो लाख रुपए में शादी का अपना इवेंट करके देगा आपको? वो कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट कहां खड़ी है। अगर उसकी इन्वेस्टमेंट 60-70 करोड़ रुपए खड़ी है तो वो पागल तो नहीं है कि 1 लाख रुपए में आपको शादी हाल देगा।
आप हमेशा देखें, मिडिल तबके की बात करें, लोअर तबके की बात करें, अगर 60-70 करोड़ रुपए का कोई लगाएगा तो वो वहां से उसको कम से कम भी 20 लाख रुपए रेंट तो वो नहीं ले सकता। तो ये जो गरीब आदमी शादी करेगा, जो 50,000 में करता है, जो 30,000 में करता है, जो लाख में करता है, उनके बारे में भी तो सोचें। चले मैं एक और बात पे आ जाता हूं कि जी औरंगी टाउन में मेरा ख्याल है 60 फुट से ऊपर रोड ही नहीं है। वो औरंगी टाउन जो है वो अपनी पूरा औरंगी टाउन निकाल लें तो सखर जैसे 7 शहर आबाद हो जाएंगे उसमें। ठीक है जी, अगर वहां पे आप कोई शादी हाल के लिए पॉलिसी नहीं बनाते कि 60 फुट रोड पे शादी हाल कैसे चलेगा, कैसे बनेगा, तो वहां के लोग शादियां कहां करेंगे। दूसरी बात ये सुने कि अगर आप चले कम्युनिटी सेंटर्स पहले थे जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया जी कम्युनिटी सेंटर्स पे अब कोई प्रोग्राम्स नहीं होंगे, और साथ ही साथ जो है आपके खेल कूद के मैदान थे वहां पे लोग टेंट लगा के शादियां कर लिया करते थे, वहां पे सुप्रीम कोर्ट की बैंड है। तो ये लोग तमाम लोग शादियां क्या करेंगे, इसको फिजिबल कैसे बनाएंगे। और जो मेरे भाई ने कहा कि जो इदारों ने हमारे साथ किया कि जी कोस्ट गार्ड अपना आबाद कर लिया, उन इदारों से पूछें कि जी आपके जो ये आपने हमने शादी हाल के प्लाट रेंट आउट किए हैं, लीज पे दिए 5 साल 10 साल, इनकी वर्थ क्या है, इनके कानूनी कागज क्या हैं, इनकी जगह की वर्थ क्या है। 1000 गज 500 गज 600 गज वही जगहें हैं, एक ही प्लॉट के अंदर 4-4 शादी हाल बना दिए गए। अब वहां पे कोई पार्किंग का इशू नहीं है क्योंकि वो इदारों के हैं। अभी इस सारी सूरत हाल में मलिक साहब, कराची की आबादी जो है वो दुनिया के, मतलब अगर हम बाकायदा कैलकुलेट करें तो मतलब दर्जनों 96 दर्जनों ममालिक से बढ़ चुकी है, रकबे और आबादी दोनों हिसाब से। बहुत अच्छी बात की शारिक साहब ने कि सखर जैसे 7 शहर निकलते हैं सिर्फ औरंगी टाउन से। इस सारी सूरत हाल में एक उन्होंने अपना मुद्दा बयान किया। हम थोड़ा सा इनके मुद्दे पे आ जाते हैं। सरकार जो है वो सिंध की तो बाकी सूबों की निस्बत ज्यादा प्रमोट करती है तिजारती सरगर्मियों को। ये कहीं किसी दायरे में लाने की कोशिश नहीं करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले इस सारे मामले को? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों को या कोई भी गवर्नमेंट को लाना चाहिए ना। देखिए, ये अवामी पार्टी है, नो डाउट। पीपल्स पार्टी जो है ना ऑलवेज एंटी एस्टेब्लिशमेंट रही है, और मैं समझता हूँ, मैं कोई पीपल्स पार्टी का कारकुन नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई सियासी जमात अब भी इस मुल्क में, ये पीपल्स पार्टी है। इन्हें चाहिए, और इस सूबे के अंदर तो इनकी बिल्कुल जो है ना गवर्नमेंट इनको कोई चैलेंज भी नहीं। इन्हें चाहिए इन चीज़ों को कंसीडर करे कि आवाम की सहूलत के लिए इस तरह से जो है ना कोई कम्युनिटी हाउस के अंदर जैसे पाबंदी लगे, उठाओ इस पाबंदी को। क्यों भाई, लोगों को बेचारों को गली मोहल्लों में लगाने दो टेंट। मतलब जितनी बड़ी आबादी है उसमें ये मतलब बनता है कि आपको तो हर चीज खोलनी है। मतलब बंदिश है तो किसी मामले का हल नहीं है। देखिए, शादी लोग कभी कभी करते हैं, पूरी अपनी फैमिली बुलाते हैं। अब गरीब लोग हैं, अगर वो अपने मोहल्ले में टेंट लगा के करीब पार्क में कर लेंगे तो उनके लिए सहूलत होगी ना। ये सहूलतें तो कम से कम पीपल्स पार्टी को सिंध में तो मैं समझता हूँ ये दे सकती है, इन्हें देनी चाहिए, इसमें इन्हें स्टैंड लेना चाहिए। शारिक मेमन साहब, कहाँ आपकी लाइजॉन होते हैं सरकार से, कहाँ आपको हर्डल्स हैं, कहाँ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, सरकार से सबसे पहला हर्डल तो यही है कि सरकार जब भी कोई फैसला करती है वो ट्रेड बॉडी को नहीं बुलाती। वो एक बंद कमरे में पता नहीं किन 4 लोगों को बुला के कहती है जी हमारी एसोसिएशन से मीटिंग हो गई और हमने जो है ये इस बात का ये फैसला कर लिया। जो मैं आपको 2017-18 की बात बता रहा हूं, मुझे नहीं पता कि वो कौन लोग थे जो एसोसिएशन बन के वहां पे गए और उस पॉलिसी को साइन करके आए कि हाँ जी ठीक है 100 फुट वाले रोड्स के अंदर अंदर जितने भी शादी हाल आ रहे हैं उन सबको तोड़ दो। अरे भाई, एसोसिएशन वो होती है, एसोसिएशन जो है वो माँ और बाप का किरदार अदा करती है। माँ और बाप क्या अपने बच्चों को कत्ल कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। उनका काम है भाई एग्जिस्टिंग को छोड़े, नए के लिए कोई पॉलिसी बना दें। चले ठीक है, अगर आपको बहुत मसला आ रहा है, बहुत हर्डल्स आ रहे हैं, आप पुरानों को छोड़ दें, नए के लिए एक नई पॉलिसी बना लेते हैं कि जी 2000 गज और 300 फुट का रोड। ये सारे मामलात को कोई भी देखे ना टैकल नहीं करता। अभी लास्ट आपके सामने कोई 3-4 दिन पहले एफबीआर ऑफिस में RTO 1-2 में एक मीटिंग कॉल की गई ताजिरों की, जिसमें ताजिरों ने वॉकआउट कर दिया। क्या हुकूमत ने अभी तक उनसे पूछा, या कोई ऐसा मिनिस्टर आया या कोई ऐसा नुमाइंदा आया कि भाई आप लोग वॉकआउट करके चले गए इस इजलास से, इस मीटिंग से, क्या बात है, क्या नहीं है, क्या मामला हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? 3 बजे से बुला के 4:30 बजे तक ताजिर को, कराची के ताजिर को बात ही नहीं करने दी गई। 1.5 घंटा
1.5 घंटा आपने एक इजलास बुला के रखा हुआ है, 1.5 घंटे से आप सिंध के और कराची के ताजिरों को बात करने से रोक दिया गया है। जूम के ऊपर मीटिंग हो रही है, चीफ कमिश्नर साहब यहाँ पे मौजूद भी नहीं है, जूम के ऊपर वो मीटिंग कर रहे हैं और टोटल वो बात करने दे रहे हैं पंजाब साइड को, जब पंजाब के बाद भाई हम 70% इस पाकिस्तान को चला रहे हैं, कम से कम 65% तो हम चला रहे हैं ना कराची वाले। चलें आप 70 को भी छोड़ दें, 65% कराची से रेवेन्यू जाता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है। तो इस कराची को कोई पूछने वाला क्यों नहीं है? जब ये कराची की बात सुनेंगे नहीं, कराची के ताजिरों के मसाइल की रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी इस पे नहीं आएंगे तो ये मसले हल कैसे होंगे? मलिक साहब बहुत अहम नकात उठा दिए शारिक मेमन ने। मेरे प्रोग्राम का मौजू नहीं था, लेकिन मैं मजबूर हो गया शारिक मेमन साहब की गुफ्तगू के बाद कि मैं मोल्ड करूं अपने प्रोग्राम का एजेंडा, मैं मोल्ड करूं अपने प्रोग्राम का मौजू, और मैं पूछूं कि कराची के अवाम की तरह, कराची के ताजरों की तरह कराची लावारिस हो गया है क्या? कराची का कोई वाली वारिस नहीं है? सर पूरे मुल्क का कोई वाली वारिस नहीं है, यकीन करें। कराची जाहिर है बड़ा शहर है, ज्यादा इफेक्ट हम चले कराची की बात कर रहे हैं ना इस वक्त हम कराची पे रुके हुए हैं। कराची के दावे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी करती है, कराची का दावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी करती है, कराची का आलम लेके जो है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी निकली हुई है, कराची के तो और छोटे पॉकेट्स वाले भी दावेदार हैं। कराची को ओन तो कोई नहीं कर रहा, वरना ये ना ताजर रो रहे होते ना आवाम रो रही होती। देखिए साहिर भाई, ये लोगों को इतना ज़्यादा दबा दिया गया है, पता नहीं क्या इनकी पॉलिसी है, या इनके पास कोई विजन नहीं है, जहन नहीं है, या कोई ओवर कॉन्फिडेंट है। इतना दबा दिया है, मुझे बर्टंडर रसल के यकीन करो अल्फाज याद आते हैं। वो कहते हैं कि जब्र के साए तले परवान चढ़ने वाली नस्ल वो भी जाबिर होती है। अब ये जिस तरह लोगों को दबा रहे हैं, इसका बैक फायर होगा, इसका रिएक्शन होगा, नज़र आ रहा है, हो रहा है। लोगों में बहुत फ्रस्ट्रेशन आ गया है, इनको समझ लेना चाहिए, चाहे सिंध की गवर्नमेंट हो, कराची के लोग हों, कोई भी पाकिस्तान के हो, तो ये हक़ाइक़ को रियलाइज़ कर लें। अब लोगों में बर्दाश्त की ताकत नहीं है, जितने मजालिम ये कर रहे हैं ना, अब ये इसका बैक फायर होगा। ये ठीक हो जाए। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से इनको मैसेज देता हूँ, अपने आप को ठीक कर लो। अच्छा चले थोड़ा सा मूड को लाइट करते हैं, हल बताएं, हल की तरफ आते हैं कि क्या हल निकाला जा सकता है। हम कराची से शुरू करते हैं। देखिए, हम पाकिस्तान ठीक करने की बात करेंगे ना, हम जाते हैं। ठीक है। कराची पाकिस्तान की इख्तिसादी शहरग है। ठीक है। आप इस इख्तिसादी शहरग को कितनी देर तक दबा सकते हैं? हमारा गला, अगर आप ब्रीदिंग स्पेस नहीं देंगे, काम करने की मोहलत नहीं देंगे, तो फिर तो मुश्किल है ना। हल बताइए, हल कैसे निकलेगा? कौन सा रास्ता अडॉप्ट कर रहे हैं वो बताएं। देखिए, जराइम रोकने के लिए आप कराची के बच्चों को, सिंध के बच्चों को आप जो है ना आगे लाएं। यार वो मोहब्बत करते हैं सब अपने मुल्क से, अपने इलाके से। यहाँ आप कोई SHO, कोई DSP, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर यहाँ के लोगों को बनाए, यकीन करो मुल्क संवर जाएगा। लेकिन अगर आप लोग इस तरह करोगे ना, जिस तरह इस वक्त किया जा रहा है, यकीन करो ये कोई मामला ठीक नहीं हो। ये तजावीज़ बंद खबरों में जैसे इन्होंने कहा बैठ के हो रही है, इससे कोई मसला नहीं। हक़ाइक़ को फेस करके रियलाइज़ करना होगा, मामलात जो है ना बहुत बड़े बड़े स्टेप लेने होंगे, और ये जो हमारा इशराफिया है इसको रियलाइज़ करना होगा। ये आज नहीं करेगी, मैं आपको कह रहा हूँ, लोग रियलाइज़ करवा देंगे। इससे पहले कि लोग रियलाइज़ करवा दें, ये खुद ऐसे स्टेप ले लें। अवाम देखिए, आप हम कोई लड़ना चाहते हैं, अवाम बेचारी वो बेचारी चाहती है इज्जत से ज़िंदगी गुजरे, हमारे रोटी दाल दलिया सही सकून, यही चाहते हैं ना, और तो कुछ नहीं चाहते। लेकिन अगर आप उनको इस नहज पे ले आएँ कि वो बेचारे वो भी ना कर सकें, और आप उनकी बात भी ना सुने, इनके कोई मामलात हल करने की तरफ आए ना, ऊपर से बैठ के जो है ना आप ऐसे गलत फैसले कर रहे हो जो सब आवाम को नजर आ रहे हो, तो उसका तो रिएक्शन होगा। वो तो कैसे ठीक हो, ऐसे नहीं ठीक होगा। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन कराम, गुफ्तगू कराची, महंगाई, मामलात, सरकारी काम, सरकारी उम्माल के काम, इन सब पे जारी है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है शारिक मेमन साहब के एक नई सिमत का तयन किया जाए, नए मुआहदे किए जाएं। जैसे बड़े भाई ने कहा कि भाई अब कुछ ना कुछ करने की जरूरत तो है। अच्छा, आप समझते हैं कि कोई रास्ता ऐसा निकाला जा सकता है बीच से जिसमें कराची में तिजारती सरगर्मियों को दोबारा जो है वो फरोख की तरफ ले जाया जा सकता है? बिल्कुल, देखें इसके बहुत सारे रास्ते हैं। देखिए, हुकूमत को ये चाहिए कि वो हमेशा ऑन ग्राउंड फैसले करे। ये जो मेरे भाई कह रहे थे कि मकामी लोग नहीं हैं, देखिए जब मकामी लोग नहीं होंगे उनको इस एरिया की सराउंडिंग्स का पता ही नहीं है। एसी जो है हमारा, जो एक मिसाल है, वो दादू से लग जाता है यहाँ पे, उसको यहाँ का ग्राउंड तो पता हो ना कि कराची का ग्राउंड क्या है। वो जब किसी को बुलाएगा नहीं, किसी से पूछेगा नहीं, तो वो यहाँ की रियलिटीज को नहीं गाइड कर सकता। रह गई बात जो हम एक और बात कर रहे थे कि जी ये इसका हल कैसे होगा, भाई कह रहे थे कि जी ये हुकूमत कर सकती है, अवाम ये काम कर सकती है। अवाम ये काम कभी भी नहीं कर सकती। अवाम इस रोडों पे कभी भी नहीं आएगी। अच्छा, कभी भी नहीं आएगी, ये मैं एक बहुत बड़ा दावा कर रहा हूं, क्योंकि अवाम को आपने लगा दिया रोटी के पीछे। अगर मैं आज अपनी नौकरी पे नहीं जाऊंगा तो मेरे रात में 1000 रुपए घर पे नहीं होंगे तो मेरे घर पे रोटी नहीं पकेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आज कराची का जवान, जितना भी आपके कैमरामैन भाई सारे यहाँ पे हैं, एक मिसाल है, 99% मुझे इस बात की है इतला के आते रहे या जाते रहे ये बेचारे अपनी जो है जॉब पे आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो बाइक चलाते हैं, अपने आने जाने का पेट्रोल का पैसे निकालते हैं उससे। तो ये क्या कराची की वो तबका है जो एक मिसाल है, कैमरामैन कोई हल्की लोअर मिडिल क्लास वो क्लास है जो रोजाना की बुनियाद पे कमा रही है, रोजाना की बुनियाद पे ये कमा रहे हैं, पर ये एक टेक्निकल स्टाफ है, ठीक है ना। उस तरह से इनकी जो है वो तनख्वाहें नहीं है। चलें एक बात को उस साइड पे कर देते हैं। अब आ गए आप इस बात पे कि ये अगर रात चले, आपके यहां पे जॉब करी, वापस गए, ये रात को अगर बाइक नहीं चलाएंगे, घर में 1000 का नोट लेके नहीं पहुंचेंगे तो इनके घर पे रोटी नहीं पकेगी, ठीक है। अगर ये एहतजाज में जाएंगे तो क्या वो 1000 का नुकसान करके एहतजाज में जाएंगे? बिल्कुल ऐसे ही, कभी भी नहीं जाएंगे। बिल्कुल ऐसे अभी 1 जुलाई को एक सियासी जमात ने भी हड़ताल की कॉल दी थी, जिसके साथ ताजिरों ने एक मीटिंग की और ताजिरों ने एक बात कही, वहां पे बहुत आपस में इख्तलाफ भी हुआ। ताजिरों ने कहा कि जी 1 जुलाई वाली हड़ताल को कामयाब बनाते हैं और हुकूमत को मैसेज देते हैं। वहां पे कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने कहा यार मुझे एक बात बताओ, क्या मार्केटें बंद करने से इस मसाइल का हल हो जाएगा? तो उस बात पे तमाम लोगों ने एग्री कर लिया कि हाँ आप ठीक कह रहे हो, इस वक्त इतना मंदा है कि रात को 1000 रुपए के लिए लोग बिस्मिल्लाह बगैर किए दुकानें बंद करके जा रहे हैं। तो उससे बेहतर है कि हम कोई मैसेज दे दें हुकूमत को, बनिस्बत के कारोबार बंद करें। जब ताजिर और ये बड़े तबके जो हैं, हम स्मॉल ट्रेडर्स हो गए या बड़े ट्रेडर्स हो गए, ये हड़ताल की तरफ नहीं जा रहे, तो ये आम आदमी जो 1500 के पीछे बेचारा सुबह से रात लगा देता है, ये कहां से हड़तालों के पीछे जाएगा? इस हुकूमत ने हमें साफ लगा दिया है, रोटी कपड़ा मकान जो इन्होंने नारे दिए थे ना, ये उन्होंने हमारे ऊपर लगा दिया कि रोटी के पीछे सबसे पहले भाग, इसके पीछे अपने कपड़ों के लिए भाग, इसके बाद अपने लिए मकान के लिए भाग। तो भागना हमें ही है, इनकी जात पे कोई। अच्छा, अभी जो वजीर आजम साहब का दौरा हालिया कराची था, उसमें उन्होंने ताजिरों से भी मुलाकातें की हैं, काफी बात करने की कोशिश की है, कुछ मोटिवेशन देने की कोशिश की है, कुछ वादे किए हैं। कोई वो वादा ही क्या वफा हो जाए, हाय, बस इतनी सी बात कहूंगा, वो वादा ही क्या वफा हो जाए। ये हुकूमतों का काम है सिर्फ अपनी तकरीरें करना और अपने घर पे जाके सो जाना। मुझे आसान, अगर इनको बहुत शौक है ना अपनी हुकूमतें चलाने का, ये काम करें, अपने तमाम सरकारी दफातरों में आज से एसी बंद करा दें। वहां के ये जितने भी मरासिम हैं इनके, मतलब पेट्रोल, डीजल, घर का खाना, करोड़ों अरबों रुपए की अशराफिया पे, मरात पे खर्च हो रहे हैं पैसे, सबसे पहले वो बंद कराएं। इसके बाद मिनिस्टरों की तनख्वाहें हाफ कर दें, ठीक है ना। ये मिनिस्टर्स के घर में इतना पैसा निकलेगा कि शायद हमारे आपके सोचे भी नहीं है। इनको तनख्वाहें बंद भी कर दें, हाफ क्या बंद भी कर दें, इनको फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मुल्क का कर्जा उतारना है, अगर आप लोग मुल्क से मुखलिस हैं,
तो ये अपनी तमाम अशराफिया के जितने भी ये खर्चे हैं इनको आप बंद कर दें तो ये हमारा मुल्क 2-4-10 सालों में खत्म कर्जों से बाहर आ जाए। शारिक मेमन साहब, एक चीज मुझे कहीं फील होती है कि जिस तरह वो फरंगियों का माकूला था कि डिवाइड एंड रूल, तो आप समझते हैं कि हर मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, तीसरी दुनिया के ममालिक में सारी हुकूमतें यही करती हैं कि वो हर इदारे में धड़ेबंदियां कराती हैं। ताजरों की धड़ेबंदियां नुकसान पहुंचा रही हैं। बिल्कुल नुकसान पहुंचा रही हैं। देखें, मैं हूं या कोई भी हो, वो कहेगा मैं ठीक कह रहा हूं। देखें, ये एक डिवाइड एंड रूल का गेम खेलते हैं। हुकूमत जो है ना, डिवाइड एंड रूल का गेम खेलती है और बंद कमरे में देखती है जो हमारे लोग हैं। एक मिसाल है कि जी मैं किससे काम निकलवा सकता हूं। मेरा एक दावा है कि मैं साहिर भाई को समझा लूंगा, तो मैं साहिर भाई के पास आके बात करूंगा। मेरा हजरत से वास्ता है तो मैं उनको कॉल करूंगा, यार मैंने जी मलिक साहब ये काम कराना है और आपने ये काम करना है। है। तो ये डिवाइड एंड रूल का काम है, ये कभी भी सीधा नहीं होगा। अभी कोई कल की बात है, मैं एक व्हाट्सएप पे एक न्यूज पढ़ रहा था कि शायद सांगड़ या सजावल में एक कोई एसएसपी साहब की गाड़ी है जो 2,46,00,000 रुपए का डीजल फूक गई है सिर्फ जून के महीने में। क्या ये पॉसिबल है? वो कौन सी गाड़ी है, वो कहां घूमती रही है? 2,46,00,000 रुपए का वो पेट्रोल पी गई है। मतलब कोई पूछने वाला है इस मुल्क में कि यार 2,46,00,000 का पेट्रोल पी गई है वो गाड़ियां? यही सवाल है सर, कोई पूछने वाला है का जो एक हवाला है ना, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक। मैंने अपने कुछ पिछले प्रोग्रामों में भी ये बात की है कि अगर पाकिस्तान बचाना है, मईशत बेहतर करनी है, तो अरबाब इख्तिदार और अरबाब इख्तियार दोनों को एक पेज पर आना है। अच्छा, इस एक पेज, एक मिनट, वो दोनों एक पेज पर हैं। मैं माल कमाने के चक्कर मैं उसी तरफ आ रहा हूं। अच्छा, दोनों को एक पेज पर आना है, दोनों एक पेज पर आ भी जाते हैं। जो शारिक मेमन साहब वाली बात है, मैं उससे एक जुमला और आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूं कि आप जरूर माल कमाएं भाई, आपने अगला इलेक्शन भी लड़ना है, लेकिन आवाम के लिए भी कुछ किया जाएगा। कुछ करना है तो पाकिस्तान तो आवाम से कायम है। अल्लाह ताला मेरे मुल्क को कायम और दायम रखे। आवाम की हालत बेहतर बनाने के लिए कोई फार्मूला, कोई सियासी जमातों को मशवरा, कोई राय। देखें, पहले तो मैं ये जो अभी इन्होंने बात की ना, 1 महीने में 2 करोड़ से अबव जो है पेट्रोल, ये एक्चुअली सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी बातें जो है ना वो गलत भी आ जाती है, जिससे सोशल मीडिया को भी नुकसान होता है। इस तरह की र्यूमर्स भी होती है। ये हम कहीं हवाला देंगे, बाद में पता चलेगा ऐसा कुछ नहीं। तो सोशल मीडिया वालों को मैं समझता हूँ थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। सोशल मीडिया तो नहीं रखेगा सर ख्याल। सोशल मीडिया पे तो पता नहीं क्या क्या जादूगरियां जो है वो आपको मिलेंगी। सोशल मीडिया तो एक मैजिक है, एक जादू है। मलिक साहब, चले 2 करोड़ हटा दें, शायद 46 लाख का तो फूक गए होंगे। नहीं, देखिए बहुत फर्क आ गया ना। मतलब 46 लाख तो शारिक मेमन साहब वाली बात में तो है बदल कि होटल है तो महीने का डीजल कैसे हो सकता है? तो हो रहा है, देखिए ये तो कोटे चलती है, ऐसा सब कुछ हो रहा है। और मुझे नुसरत सहरा बासी की तकरीरें याद आ जाती हैं जो सिंध असेंबली में वो करती है। मतलब अभी की सूरत हाल ये है कि जो स्कूल, वो जो मुस्तफा कमाल दावा कर रहे थे कि जो स्कूल जो सिरे से है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, घोस्ट मुलाजमीन, घोस्ट टीचर्स की बात होती थी। ये घोस्ट स्कूल है जो सिरे से ही मौजूद नहीं है। लेकिन बात फिर वहीं आके रुकती है। मैं बार बार, मैं चूंकि पॉजिटिव एंगल पे बात को लेके जाना चाहता हूं कि कुछ कोई जलता हुआ जुगनू आपको चमकता हुआ नजर आ रहा है कि कोई बेहतरी अगर आएगी तो किस रास्ते से आएगी। मैं बार बार उसी पे आऊंगा कि उस रास्ते का तयन हो जाए कि कहीं बेहतरी है तो वो इस रास्ते से है। देखिए, अब इन्होंने एक बात की, क्योंकि इनका कंसर्न है शादी वालों से, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें 40 साल पहले वाला कराची चाहिए। ठीक है सर, हम अहलिया को बाकायदा डिस्कस नहीं कर सकते। नहीं। वो एक जुमला ये था कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने ऐसी तैसी फेर दी है, उसकी बुनियाद पे ना, देखिए वो एक कानून उसकी बुनियाद के ऊपर बन जाता है ना कि मतलब जो 21 इदारे एनओसीज दे रहे हैं उनकी पकड़ की बात है। भाई आपने कराची को कंक्रीट के जंगल में तब्दील कर दिया, उनकी पकड़ की बात हो रही है। आप हुकूमत देखें,
कराची ठीक होना है या सूबा ठीक होना है या पाकिस्तान ठीक होना है, ठीक सियासतदान ने करना है सर, फरिश्ते नहीं उतरेंगे। ठीक सियासतदान ने करना है। इनकी आपस की लड़ाइयां बंद हो जाएं, बंद हो। आप फिर मैं वही वाली बात मैं पड़ोसियों की मिसाल देना चाहूंगा, फिर मजबूर हो जाता हूं मैं पड़ोसियों की मिसाल देने पे। वहां सियासी जमातें नहीं है, वहां पे जमहूरियत नहीं है, वहां ये लड़ाई झगड़े नहीं होते थे, आज भी होते हैं। उसके बावजूद उन्होंने रास्ता तो निकाला ना, तरक्की की तरक्की नहीं रुकी। बिल्कुल बिल्कुल, तरक्की ऐसी हो रही है कि अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया ये गालिबन हॉलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, उसके अंदर भारत की कार तैयार होके गई है, बिकने के लिए बिक रही है। और आप यकीन करें कुछ अरसे के बाद वही कार हम महंगे दामों में वहाँ से खरीद रहे होंगे। जिस तरह हमारे यहाँ क्या हो रहा है, दाल जो है ना इंडिया से दुबई जाती है, 60-70 रुपये किलो दुबई जाती है, हम 200-250 रुपये किलो लेते हैं। यार अगर उनकी तरक्की कोई हो रही है तो हम उससे फायदा उठाए ना। हाँ उठा लें सर, मैं तो कह रहा हूं सबसे उठाएं, ईरान से भी उठाएं, ईरान से भी उठाएं, अफगानिस्तान से भी उठाएं, चाइना से भी उठाएं, इंडिया से भी उठाएं। मतलब आप लड़ाई देखें, लड़ाई तो बनती नहीं है। लड़ाई उस वक्त होती है जब आप तमंगा हो और बहुत कोई आप खाए पिए हुए हो, फिर आपको हरी हरी सूझती है। आपको इस रीजन के करोड़ों नहीं अरबों इंसानों को जरूरत है कि वो 2 वक्त की रोटी इज्जत के साथ खाएं। उसके लिए सिर्फ आपको नहीं, पूरे इस रीजन। मुझे बीबी की एक लाइन याद आती है। बीबी ने कहा कि जिस तरह यूरोपीय ममालिक एक हुए हैं, इसी तरह सार्क ममालिक अगर एक हो जाएं तो इस खित्ते से ज्यादा कोई तरक्की नहीं करेगा। सही क्या लफ्ज मैं इस्तेमाल करूं, ऐसा जन्नत है, आपके पास सब कुछ है। ये खित्ता दुनिया का रिचेस्ट वसाइल सब कुछ बिल्कुल बन सकता है। नाज़रीन कराम, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अजमल मलिक साहब का, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा शारिक मेमन साहब आपका। सूरत हाल ये है कि मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। सरकार की तवज्जो जिन मसाइल पर है वो वहां से निमटे तो जरूर अवामी मसाइल पर भी तवज्जो दें। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।